अक्सर विष के दांत तो जहरीले सर्पों में होते हैं, लेकिन कभी कभी आभास होता है कुछ मनुष्यों को भी हैं। उनका व्यवहार, उनकी गतिविधि यह कहने के लिए बाध्य करती है। यह कहानी नलिन बिलोचन शर्मा की एक ऐसी कहानी है जो सामाजिक अंतर विरोधों का भी चित्रण करती है, सामाजिक शोषण का भी चित्रण करती है, लिंग भेद का भी चित्रण करती है। जैसे सेन साहब कहानी मध्यम वर्ग की ही है। सेन साहब भी मध्यम वर्गीय व्यक्ति ही हैं, गिरधर भी मध्यम वर्गीय व्यक्ति ही है, परंतु सेन साहब मालिक हैं, वह नौकर है। दोनों की भावनाएं यहाँ पर चित्रित हुई हैं। जो आदतें गरीब के बेटे के लिए खतरनाक मानी जाती हैं कि इन आदतों को रखने से वह लड़का आगे चल के खतरनाक इंसान बन जाएगा, वही आदत, वही स्वभाव धनी वर्ग के बच्चों के लिए सद्गुण बन जाते हैं। ऐसी ये सामाजिक विडंबना है। सारांश के रूप में सेन साहब किसी छोटी मोटी फैक्ट्री के मालिक हैं। गिरधर उनके यहाँ काम करने वाला एक मजदूर है। गरीबी के मारे सेन साहब की हवेली के ही पीछे नौकरों के क्वार्टर में रहता है। उसका एक बेटा है मदन, छोटा है। छोटे बच्चों का स्वभाव कुछ चंचल होता ही है। सेन साहब का भी एक बेटा है जिसको नाम तो कुछ और है, दुलार से परिवार वाले खोखा कहते हैं। नई कार आई है सेन साहब की। वही जब खोखा जा कर के कार के शीशे पर ईंटा से मारी के, ढेला से मारी के फोड़ देता है शीशा, तो सेन साहब खुश होते हैं कि लड़का हमारा देखना चाहता है कि शीशे के अंदर क्या है जिससे प्रकाश निकलता है। और वही गिरधर का बेटा मदन उंगली से जरा कार को छू देता है तो उसकी पिटाई होती है। कहते हैं आगे चल के चोर बन जाएगा, वो चक्का बन जाएगा। क्यों? यह गरीब का बेटा है, खोखा अमीर का बेटा है। एक तो यह अंतर विरोध दिखाया गया, और एक यह भी अंतर विरोध दिखाया गया कि सेन साहब की जो 5-6 लड़कियां हैं वो बड़ी तमीज वाली हैं और लड़का रात दिन बदमाशी करता है। क्यों? हमारे समाज में बेटे का आदर विशेष होता है, बेटियों का आदर नहीं होता। तो बेटियों को डांट डपट के रखा गया, इसलिए वो तमीज वाली हैं, और बच्चे को फ्री छोड़ दिया गया इसलिए कि बेटा है, एक गो है तो बदमाश है। तो बेटा और बेटी में भी सामाजिक विभेद, धनी और गरीब में सामाजिक विभेद। और एक कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानी भी कही जा सकती है। जरा भी मदन की गलती होती थी, सेन साहब गिरधर से उलाहना देते थे, तो गिरधर इतना पीटता था मदन को कि रात भर मदन चिल्लाता था। और सेन साहब
का परिवार भी इसके चिल्लाने के मारे सो नहीं पाता था, इतना पिटाता था वो। और वही अंत में उब कर जबकि मदन खोखा को मार दिया, खोखा जमीन पर गिर गया, उसके 2 दांत टूट गए। उस दिन सेन साहब बहुत बिगड़े और बिगड़ के कह दिए गिरधर से कि तुम नौकरी मत करो मेरे यहाँ और कल घर खाली करके यहाँ से चले जाना। अब तक गिरधर केवल इसी बंधन में बंधा हुआ था, तो अपने जानता था कि मेरा बेटा निर्दोष है, तो भी उसे पीटता था। लेकिन जब उसे हटा दिया गया तो खुश हुआ और बेटे को उठा लिया गोद में और कहा कि वाह बेटा, एक तुम्हारा बाप जीवन भर जी हजूरी करता रहा और तू कि खोखा के जो विष के दांत थे, जो जहर के दांत थे, उसको तूने तोड़ दिया, ठीक किया। तो इंसान विवशता में अपने कर्तव्य को भूला रहता है, सच्चाई को भुलाया रहता है, और जब वह विवशता दूर हो जाती है तो उसकी आत्मा की आवाज़ उसे सुनाई पड़ती है। इस मनोवैज्ञानिक पहलू को भी यहाँ दिखाया गया है। ज़रा इसको पंक्तियों को देखें। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है, काली चमकती हुई, स्ट्रिबल एंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है, बिल्कुल नई मॉडल, 7,500 में आई है। काला रंग, चमक ऐसे कि अपना मुंह देख लो। कहीं एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। मेम साहब की सख्त ताकीद है, खोखा खोखी गाड़ी के पास पटकने न पाएँ। सेन साहब नई कार मंगाए हैं, काले रंग की कार है, उस समय की महंगी कार है। सेन साहब को बहुत घमंड है कार पर। उस जमाने में जब 1 रुपये में 8 सेर अनाज मिलता था, उस जमाने में वो कार 7,500 में आई थी। चमकीली कार, उस पर एक मिट्टी का धब्बा भी लग जाए तो साफ करने वाले क्लीनर और सोफर पर सेन साहब बरस जाते हैं। मेम साहब का आदेश है, उनकी पत्नी का आदेश है कि लड़के लड़कियां गाड़ी के पास न जाएं, नहीं तो खरोंच लगा देंगे। लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील हैं, 5 पर ठहरी, सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज़ की जीती जाती मूर्त ही हैं। 5 लड़कियां सुशील हैं, क्योंकि 5 ठहरी, उनको रात दिन डांट के रखा जाता है, तरीका से बोलना, तरीका से रहना। मिस्टर और मिसेस सेन से उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि क्या बस लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं, और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। लड़कियों को यह शिक्षा दी गई है कि क्या करना चाहिए ये बताया गया हो या नहीं, लेकिन क्या क्या नहीं करना चाहिए ज़रूर बता दिया गया है। और माँ बाप को गर्व है कि मेरी बेटियां कभी गलत काम नहीं कर सकती। वे कभी किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं, वे दौड़ती हैं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूँकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें सेहत के लिए ज़रूरी है, वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तारिकाएँ भी उनसे कुछ सीखना चाहें तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिला कर किलकारी मारते हुए किसी ने नहीं सुना। सेन साहब की लड़कियां भी खेलती हैं, कूदती हैं, लेकिन शाम के समय केवल, क्योंकि माँ बाप ने शिक्षा दे दी है कि शाम के समय थोड़ा खेलना कूदना स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए अच्छा होता है। वे
हंसती हैं, केवल मुस्कुराती हैं, हंसती नहीं मुस्कुराती हैं। बहुत रहस्यपूर्ण ढंग से मुस्कुराती हैं, लेकिन ठठा के, खिलखिला के, मुंह खोल के हंसना उनको किसी ने देखा भी नहीं। सेन परिवार के मुलाकाती रस के साथ अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। पड़ोसी या सेन साहब के घर आने वाले अपने बच्चों को डांटते हैं कि देखो तो सेन साहब की लड़कियां कितनी सुशील हैं, कितनी अच्छी हैं। अरे तुम लोग हो, तुम लोगों के मारे फूल का गमला भी घर में नहीं बच पाता। सो जहाँ तक सेन परिवार के लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। लेकिन खोखा भी तो है, खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। लड़कियों से सेन साहब के कार को कोई खतरा नहीं, क्योंकि उसके पास वो जाती ही नहीं। लेकिन 5 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ है खोखा। वो सेन साहब दोनों प्राणी की आंखों का तारा है। बुढ़ापे में ये उम्मीद जगी और उम्मीद पूरी हुई। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हों, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। सवाल है कि 5 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ। सेन साहब और उनकी पत्नी अब नाउम्मीद हो चुके थे कि अब औलाद नहीं प्राप्त होगी। सो बुढ़ापे की आंखों का तारा है। सच्ची बात तो यह है कि सेन साहब और उनकी पत्नी से अगर कह दिया जाए कि अब आप लोग बूढ़े हुए, तो मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन सच्चाई है कि वे दोनों बूढ़े हो चुके हैं। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही। जब औलाद की उम्मीद नहीं रह गई थी, तो नियम का अपवाद बनकर खोखा आया जीवन में। उसी तरह घर के नियम का भी वो अपवाद था। लड़कियां जहां मोटर की रक्षा करती थी, खोखा उसे नुकसान ही पहुंचाता था। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती 5 हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे। दूसरी तरह की शिक्षा थी, खोखा के लिए अलग दूसरी। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। अभी से उसमें से लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी वैसे ही दी जा रही थी। 5 बेटियां हुई, 5 का प्रशिक्षण अलग था। खोखा का प्रशिक्षण अलग था, क्योंकि सेन साहब पहले के इंजीनियर थे और उनका सपना था कि मेरे समान मेरा बेटा भी एक बड़ा इंजीनियर बने। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांत को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि इसका लड़का क्या करेगा। तब सेब साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी से फरमाते हैं
कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे क्या कर रहे हैं। जब सेन साहब के दोस्त आते हैं, बैठते हैं, बातचीत कोई नहीं मिलते तो बतियाना शुरू करते हैं कि अपने लड़कों के क्या बनाएंगे। सेन साहब कहते हैं कि मैं तो अपने बेटे को अपने ढंग से बना रहा हूँ, शुरू कर दिया हूँ। कहते हैं सेन साहब, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी नहीं, यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते, क्योंकि जिस समय कहानी लिखी गई उस समय अंग्रेजी और अंग्रेज़ों का प्राबल्य था देश में। सेन साहब कहते हैं कि खोखा 5 बरस का हुआ, लोग कहते हैं इसको बच्चों के स्कूल में भेजो, लेकिन मैं ऐसा ज़रूरी नहीं समझता। मैं तो कह दिया हूँ कारखाने का बढ़ई मिस्त्री आए, 2-1 घंटा इसके पास बैठ के कुछ ठोके पीटे बनाए, ताकि लड़का भी कुछ ठोकना पीटना बनाना सीखे। एक दिन का वाकया है, ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठ के गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था तो खोखा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, और वे ही बातें दोहरा कर वे थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। मतलब कि एक दिन सेन साहब के कुछ मित्र आए, उसमें एक अखबार वाले भी थे, अखबारों में कुछ लिखते थे, न्यूज़ देते थे, साधारण आदमी थे। साथ में उनका बेटा था, बड़ा होनहार था, समझदार था, कुशल था। किसी ने पूछा, लड़का बड़ा समझदार है, होनहार है, स्कूल भेजते हैं ना? तो अखबार वाले के जवाब देने के पहले सेन साहब ने जवाब दे दिया, मैं अपने खोखा को स्कूल नहीं भेजता, मैं उसको इंजीनियर बनाने वाला हूँ, अपने तरफ से मैं ट्रेंड कर रहा हूँ। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने, पर जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐठ कर रह गए। फिर किसी ने पत्रकार से ही पूछा, अखबार वाले से, कि आपने नहीं बताया आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ना, मैं क्या बताऊं, मैं चाहता हूं कि वह जो कुछ बने अपने मन से बने, उसका दिल जो चाहता हो वह बने, लेकिन एक अच्छा आदमी जरूर बने, भद्र आदमी बने, जेंटलमैन बने। इस बात को सुन के सेन साहब को अंदर अंदर बहुत ही बुरा लगा कि हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं ये लोग, लेकिन ऐठ के रह गए। तभी बाहर स्वर्गो सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की, उन्हीं के साथ बाहर आए।
बाहर सेन साहब का शोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार शोफर की ओर झपटता था। बाहर शोरगुल हुआ। सेन साहब निकले तो उनके मित्र भी बाहर आ गए। वो घर जाने को तैयार थे। उनके मित्र लोग बाहर एक औरत के पास 5-6 साल का लड़का खड़ा था। सेन साहब का शोफर, कार का शोफर, उस औरत से झगड़ा कर रहा था। औरत अपने बच्चे को पकड़े हुई थी। बच्चा बार बार शोफर की ओर झपट रहा था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। शोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझे मारने दौड़ा। शोफर ने अपने साहब से कहा कि मदन, वो गिरधर का लड़का, कार को उंगली से छू रहा था। मैंने डांट दिया, क्यों छूता है, गंदी हो जाएगी। तो कह दिया जाओ। तो मैंने उसे पकड़ करके अलग खींच के कर दिया, तो मुझको मारने के लिए धपट रहा है। अब उसकी माँ भी आकर खमखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना फिर ऐसी हरकत न करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। मदन की माँ सेन साहब को देख के डर के मारे चुप हो गई, क्योंकि उन्हीं के घर में रहती थी। उन्हीं के कारखाने में उसका पति काम करता था। सेन साहब ने कहा कि मदन को डांटो, इस पर ध्यान दो और भागो यहाँ से। माँ देख रही थी कि मदन के घुटने पर चोट लगी है, खून बह रहा है, क्योंकि शायद शोफर उसको ढाई दिया था। उसका लड़के का घुटना कट गया था। तो लेकिन कुछ नहीं बोली औरत, अपने बच्चे के खून को पोंछते हुए लेके चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया। उसे चोट आ गई तो आखिर कौन सी बात हो गई। ड्राइवर लड़के को ढाई दिया था, लड़का गिर गया था, घुटने में चोट लग गई थी, खून बह रहा था। इस पर कोई ध्यान नहीं देता था। लोग कहते थे कि अरे भाई, साहब का ड्राइवर अगर ढाइए दिया, पैर में चोटें लग गई तो उसे क्या हो गया। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके, शोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। उसी समय मोटर के पीछे आवाज़ हुई। सेन साहब दौड़ के गए, शोफर और ड्राइवर भी गए, मित्र लोग भी गए। क्या देखते हैं, खोखा ईंटा से पीछे की लाल बत्ती को फोड़ दिया है। तभी सेन साहब उसको गोदी में लेके और हंस रहे हैं। सेब साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जे में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। नौकर का बेटा केवल मोटर को छू दिया उंगली से तो उसे ढा दिया गया, मार दिया गया। उसके पैर से खून बहने लगा तो फिर डांटा गया उसकी माँ को।
और अपना बेटा ईंट के टुकड़े से बत्ती को फोड़ दिया तो भी बाप उसे गोदी में लेके हंस रहा है कि इसको अभी से दिलचस्पी है मोटर के बारे में। शीशा फोड़ के देखना चाहता था कि अंदर क्या है कि चमकता है। इसका मतलब कि बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा। अपने बेटे की बदमाशियां उसके सुंदर भविष्य को दिखा रही थी और नौकर के बेटे की मामूली बात भी बहुत भयंकर इनको लग रही थी। सेन साहब खोखा को ज़मीन पर रहकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्हें अपने मित्रों की भावभंगिमा देखी नहीं, देखते भी तक कोई समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुँचे और सेन साहब को नमस्कार का दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े, फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा, परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब ही आगे बढ़ आए कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो? ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो। हाँ, कुर्सियाँ लाइन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। इनके एक मित्र अपनी कार के पास पहुँचे तो मुंह बना के खड़े हो गए। सेन साहब का बेटा जाके उनकी कार का हवा निकाल दिया था। सेन साहब नौकर से बोले, कुर्सियाँ ले आके रख दो, हम लोग बैठे, तब तक इनके कार में हवा भरवा दो। ड्राइवर ने कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। शोफर ने बताया, पंप लाने चला गया। ड्राइवर ने एक चक्के में हवा भर करके कस दिया, देखा कि पीछे का भी चक्का उसी तरह पंचर हुआ था। शोफर ने कहा कि काम तो कासुए बाबू का है, क्योंकि इधर खेल रहे थे। तो मित्रों के कार के पहिए का हवा निकाल दिए कासू बाबू। तो भी सेन साहब यही कहते होंगे कि बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, इसका दिमाग बड़ा तेज है। और नौकर का लड़का कार छू दिया तो ये बदमाश बनेगा। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लान की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलता ही शरारत कर गुजरता था। मुखर्जी साहब की गाड़ी बची हुई थी तो पत्रकार साहब को लेके वे चले गए और जिनकी गाड़ी खराब थी वे बैठे रहे। सेन साहब ने बताया कि मेरा बेटा हवा निकालने का तरीका सीख लिया है, तो जब मौका मिलता है पहिए की हवा निकाल देता है। उन्हें इस बात पर बड़ी खुशी थी। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में ही उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी में मतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। सेन साहब को लगता था कि बेटे का बहुत मन लगता है इंजीनियरिंग में, आगे चल के वो बड़ा इंजीनियर जरूर बनेगा। इस तरह सिंह साहब के कार के पहियों में हवा भर दी गई और वो चले गए। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को, मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। सेन साहब अंदर आए तो अपने बैरे को खाना परोसने वाले से बोले कि गिरधर को बुला के लाओ, जो पीछे रहता है और फैक्ट्री में मेरे किरानी का काम करता है।
गिरधरलाल आया, सेन साहब के आगे सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। गिरधर आया, सिर झुका के खड़ा हो गया मालिक के सामने। लगता था कि अपराधी है, कत्ल किया है, जज के सामने खड़ा है। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा। मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधरलाल कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। सेन साहब ने डांटा कि तुम्हारा लड़का गाड़ी छू दिया, सोफर रोका, उसे झगड़ा करने को तैयार हो गया। ऐसे लड़के आगे चल के गुंडे, डाकू, चोर बनते हैं। तुम मदन को समझाओ, नहीं तो आगे ऐसी गलती करेगा तो ठीक नहीं होगा। उस रात गिरधरलाल के क्वार्टर से आते मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनागार गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुझला के पिता सेन ने धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कम वक्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसी कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। गिरधर मदन की पिटाई कर रहा था। रात के समय मदन चिल्ला रहा था। सेन साहब के परिवार की नींद खुल गई तो सेन साहब खुश होकर अपनी पत्नी से कहते हैं कि गिरधर अच्छा आदमी है, अगर इसी तरह कड़ाई करता रहा तो मदन सुधर जाएगा, क्योंकि बच्चे छड़ी से ही सुधरते हैं। छड़ी हटा दी जाए। पहले के लोगों का विश्वास था। मास्टर साहब लोग बात बात पर बच्चों को पीटते थे। उनका विश्वास था कि छड़ी हटा दिया जाए तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। छड़ी से ही बच्चे सुधरते थे। उस समय के गुरुजी लोग पूछा करते थे बच्चों से, गुड़ मीठा की छड़ी, तो जो कह दिया सच्ची बात की गुड़ में, जो कह दिया कि छड़ी मीठी तो हाँ समझदार है। लेकिन आज का युग वैसा नहीं है। आज शिक्षक को पढ़ाना है, अपने तौर से, अपने तरीके से बच्चे को अच्छा बनाना है। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति के बकपक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कम वक्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। सेन की पत्नी की नींद टूट गई थी, नींद लगती नहीं थी। पति को कैसे चुप कराए, इनका बकबकाना उसको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो भी मुंह से डांटती थी मदन को ही कि कौवे की तरह चिल्ला रहा है, कितना पिटा रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं था। क्यों इतना चिल्ला रहा है, इस पर सबका ध्यान था, क्योंकि उन लोगों की नींद खुल रही थी। मदन का आर्त रुदन रुक गया था। खैरियत थी। उसकी शिक्षकियाँ सेनों के शयनागार तक नहीं पहुंच सकती थी। अब कुछ रात और बीत गई। मदन का चिल्लाना रुक गया था। सिसकी लेके रो रहा था तो सिसकी की आवाज़ उसके कमरे में ही रह जाती थी। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढौब मामला हो गया। शाम का वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते के बगल वाली गली में जा निकला, जहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के
आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, लेकिन आदर से लाचार उसने बड़े रौब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। अगले दिन खोखा गली में निकल गया जहाँ मजदूरों के बच्चे लट्टू खेल रहे थे धूल में। मानो हंस कौओं के बीच में आ गया। मदन से बोला बहुत रूप से, अपना लट्टू हमको दे दो, हम खेलेंगे। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी। वे खोखा को अपने जमात में ले लेने के फायदों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कम मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आयाल है लट्टू खेलने वाला, है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा के मोटर पर बैठ। चूँकि मदन इसी खोखा के चलते उतना पिटाया था, तो उसने कह दिया, भाग यहाँ से, लट्टू खेलना है तो अपने बाप से मांग लो, तुम जब अपने बाबा के मोटर में बैठो या लट्टू खरीद लो, हम अपना क्यों दें। कासू तैस में आ गया। इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल उसे कोई कुछ कर दे। उसने आओ देखा न ताओ मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। चूँकि कासू घर का दुलारुआ लड़का था, बड़ी बहनों पर भी थप्पड़ चला दिया करता था, घर के बड़े नौकरों पर भी हाथ चला दिया करता था। उसी रौब में बढ़ा और मदन पर थप्पड़ घूसा चला दिया, क्योंकि उसके दिल में यही बात थी कि मेरे नौकर का लड़का है, मारूंगा तो ये क्या करेगा। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कम मानने वाला था। झट कासू पर टूट पड़ा। चूँकि अब कासू के पिता हमेशा कहते थे कि यह चोर बनेगा, मदन को गुंडा बनेगा, डाकू बनेगा, अपमानित होता था। आज उसको भी क्रोध आ गया, खोखा पर टूट पड़ा। दूसरे लड़का जरा हट करके द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। ये दोनों लड़ने लगे, एक मालिक एक नौकर, एक मालिक का बेटा एक नौकर का बेटा, दोनों आपस में लड़ने लगे और लड़के दूर हट के देखने लगे। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बगले के पिलेर गली के कुत्ते की लड़ाई थी। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। अब यहाँ तो बंगले में रहने वाले कुत्ते और गली में घूमने वाले कुत्ते की लड़ाई थी। एक मालिक का बेटा एक नौकर का बेटा। अगर यह लड़ाई बंगले के हाथे के अंदर होती तो डर के मारे मदन का हाथ नहीं उठता और कासू शेर के समान उसको पीटने लगता। लेकिन अब तो आज यहाँ पर मदन भी शेर हो गया था। वहाँ तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोंपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोंपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। आज तक यही होता आया है कि जब महल वालों में और झोंपड़ी वाले में लड़ाई हुई है तो महल वाले भी विजयी हुए हैं, क्योंकि झोंपड़ी वालों का मदद न करके डर के मारे महल वालों का ही मदद करते हैं, सहायता करते हैं। लेकिन यहाँ तो बच्चों की लड़ाई थी। बच्चों में तो इतनी अक्ल होती नहीं है। उन्होंने न तो अपने दूरदमनीय लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की। वहाँ जो बच्चे थे सभी किनारे खड़े हो गए। वे न वो सभी सेन साहब के नौकरों के ही बच्चे थे, लेकिन वे न अपने मालिक के बेटे की मदद करने आए, न अपने समान गरीब नौकर के बेटे की मदद करने गए। 2 लड़के आपस में ही लड़ते रहे। और जब
लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। जब दोनों की लड़ाई खत्म हो गई तो वे सब के सब बच्चे वहाँ से भाग गए। मदन घर नहीं लौटा, जाता ही कहाँ। 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। जब भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर तो यही था कि आज की मार और दिनों से बुरी होगी, लेकिन उपाय ही क्या था। मदन डर के मारे घर नहीं गया कि आज हम कासू को मारे हैं, आज पिताजी बहुत पीटेंगे और दिनों से अधिक पीटेंगे। घर नहीं गया, लेकिन रात में जब भूख लग गई तो धीरे धीरे घर में घुसा। दूसरा उपाय क्या था, छोटा बच्चा कहाँ जाता रात में। वह पहले रसोई घर में घुसा। माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। माँ रसोई घर में नहीं थी, बगल के कमरे में पिताजी के पास बैठी थी। दोनों बातें कर रहे थे। उसने इत्मीनान के साथ पेट भर पेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। खाना निकाल के मदन पहले खा लिया। जानता था कि अब पिटाना तो है, अधिक पिटाना है, क्योंकि आज हम खोखा को मारे हैं, बहुत मारे हैं। खाना खा लिया, तब दरवाजे के पीछे खड़े होके माँ और बाप के बात को सुनने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो बाबू ने झल्ला कर कहा, अरे भाई बतलाया तो। साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपने तनख्वाह ऑफिस में से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सज़ा की तजवीज़ होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता वह। माँ पूछ रही थी तब क्या हुआ, तो गिरधर कह रहा था झल्ला के कि कई बार बताऊं। सेन साहब बुलाए, कह दिए कि गिरधर कल से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है कारखाने में, तुम जा सकते हो यहाँ से, और कल मेरा क्वार्टर भी खाली कर देना, जहाँ मन करे वहाँ जाओ, और काम करने भी अब मत आना। वह दबे पांव बरामदे में रखी चरपाई पर सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की ठनठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन डरता डरता अपने चारपाई पर सोने चला। अंधकार था, लोटा रखा हुआ था। लोटा इससे इसका पैर टकरा गया। लोटा गिरा तो आवाज़ हुई। आवाज़ सुन के गिरधर बाहर आ गया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन देखता है बाप सामने, पीछे पीछे माँ। जान गया पिटाना है, आज की पिटाई और दिनों से बुरी होगी। तो मार खाने के पहले एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई सिर पर डर के मारे हाथ रख लेता है, कोई छाती को दोनों हाथों से बांध लेता है, क्योंकि सिर को और छाती को बचाना एक स्वाभाविक गुण है। अपने आप वो हाथ उठ जाता है। मदन भी छाती को हाथों से बांध के खड़ा हो गया। अक्सर गिरधर उसको पीटता था, मदन पिटाता था, बिना गलती किए भी मार खाता था, लेकिन सहता था। आज भी वो बहादुरी के साथ मार खाने के लिए खड़ा हो गया। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी के बादल हट गया। पहले तो गिरधर क्रोध से कांपता हुआ ही मदन के पास आया। मदन दांत पर दांत बैठा लिया कि अब जितना जुल्म हो सहना है, आवाज़ मुंह से नहीं निकालनी है। मदन के पास आकर गिरधर रुक गया। उसका चेहरा बदल गया।
जहाँ चेहरे पर क्रोध था, वो क्रोध के बादल छट गए, चेहरा उसका सामान्य हो गया। उसने लपक कर मदन को हाथों में उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी लापरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। आज गिरधर अपने बेटे को दोनों हाथों से उठा लिया, गोद में ले लिया। मदन सोच रहा है क्या से क्या हो गया, आज तक पिता कभी उसको गोद में नहीं लिया था। लेकिन गिरधर के चेहरे पर क्रोध की कोई भावना नहीं थी और खुश होकर बोला, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बे खोखा के दो दांत तोड़ डाले। और गिरधर इस पर हा हा करके हंसने लगा। गिरधर ने सोचा नौकरी से निकालिए दिया गया, घर से निकालिए दिया गया, अब सेन साहब इसको मार के जान ही ले लूँ तो नौकरी पर रखेंगे नहीं। तो अब तक तो गलती ये करता नहीं है, गलती उनका बेटा करता है, पिटाता है ये। तो जब नौकरी से निकाल ही दिया गया तो बेटे को दंड क्यों दूं? तो गिरधर ने कहा कि बेटा, एक तेरा बाप जीवन भर सब अत्याचार सहता रहा, जानता रहा कि मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन सहन करता रहा स्वार्थ के लिए। एक तू है कि खोखा के वो दांत नहीं थे, विष के दांत थे, दूसरों को खतरा पहुंचाने वाले। तूने उसके दो दांत तोड़ दिए और बेटे को गोद में लेके हंसने लगा। इस प्रकार यह कहानी बताती है कि इंसान बेबसी में अत्याचार को सहन करता है, लेकिन वही लाचारी जब दूर हो जाती है, जब बेबसी दूर हो जाती है, तो उसकी सही भावना उसके दिल में आ जाती है। एक प्रकार से यह कहानी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जो कि हमें मध्य वर्ग के शोषण और शोषित के भेदभाव को भी दिखाती है। बस।